हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 16वें दिन की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज? अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो जानना चाहेगा। तो मिरेकल सीरीज के अंदर हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका सिलेबस खत्म करने की कसम खा चुके हैं मात्र 60 डेज के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के सिलेबस पूरा करवाऊंगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कम करवाने वाला हूं। इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि मैं आपको टॉपिक्स जो है वो स्किप करवा के पढ़ाने वाला हूं। सब कुछ पढ़ेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। बट फिर भी 60 दिन अगर लगातार हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे 12th का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये इस मिरेकल सीरीज का मिरेकल है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर डायोड के बारे में पढ़ा था। हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था, पीएन जंक्शन के ऊपर बेस्ड जो डिवाइस है डायोड उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एज अ रेक्टिफायर, राइट। फिर हम कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जीनर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, ठीक है ना, एंड सोलर सेल हो गया। तो बेसिकली हमने जो पीएन जंक्शन और उसकी थ्योरी पढ़ी थी ना पिछले वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको वो वीडियो भी देख लेना चाहिए, है ना। तो अब आज उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे अपन, और मजेदार होगा, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है ना। इस सीरीज का टारगेट कौन सा एग्जाम है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। इसके अंदर हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपके फिजिक्स के फियर को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर 60 दिन आपने मिरेकल सीरीज को दिल से देख लिया ना तो एक चीज तो 100% होगी, वो ये कि आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी। और फिर एक बार फिजिक्स आसान लगने लग गई, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो और जे भी फोड़ सकते हो। उनको डिफरेंट चीजें थोड़ी ना पूछी जाती है, सब कुछ मिरेकल सीरीज के अंदर से पूछा जाएगा। बट आपका डर दूर होना जरूरी है, तो उस डर के ऊपर हमला करेंगे अपन इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो हो गया, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया मिरेकल सीरीज का। अब अपन शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रेक्टिफायर की। ये देखो, रेक्टिफाई जो वर्ड होता है ना, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर भी देखोगे तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना ठीक है ना। तो बिगड़ी हुई चीज क्या है, तो यहां पर बिगड़ी हुई चीज है हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि वो कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव, उसका भरोसा ही नहीं है, बिन पैंदे का लोट है ना। और हम उसको सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसका जो वेरिएशन है वो किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर कंस्ट्रेंड हो जाए, या तो सारे के सारे साइकिल्स पॉजिटिव हो जाएं या फिर सारे के सारे साइकिल्स नेगेटिव हो जाएं। मतलब हमारे करंट की या वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो अगर हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अवेलेबल है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं एक ऐसे आउटपुट के अंदर जिसमें सारे के सारे साइकिल सेम डायरेक्शन के अंदर हो, जिसमें करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें जिस डिवाइस का यूज करना पड़ेगा उसको अपन कहते हैं रेक्टिफायर। और वो हम बनाएंगे डायोड के ऊपर बेस्ड, क्योंकि डायोड की आपने एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। अगेन पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, अब तो मजबूरी होगी आपकी। तो हमने देखा था डायोड एक तरीके से कनेक्ट किए जाने पर तो करंट को फ्लो करता है बड़े आराम से, और दूसरे तरीके से कनेक्ट किए जाने पर वो करंट को फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वजह से हमें उसको डायोड को हम यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर होता क्या है, अ सर्किट विच अलाउज ओनली पॉजिटिव, या तो सारे के सारे पॉजिटिव हो या फिर सारे के सारे नेगेटिव, किसी एक डायरेक्शन में होने चाहिए। साइकिल ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर भी हम दो फ्लेवर्स के अंदर पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। भाई आपको ऐसा बोल दिया कि सारे के सारे साइकिल पॉजिटिव होने चाहिए, तो आपने क्या करा, नेगेटिव साइकिल खा गए आप आपने एक ऐसी डिवाइस बना दी जो नेगेटिव साइकिल्स क्या होती है, खा जाती है। और वो डिवाइस कुछ नहीं है, वो है आपका सिंपल डायोड। देखते हैं वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से वर्क करता है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है ना, जो आपके घरों के अंदर सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है ना। और जो आप लैपटॉप वगैरह जितने भी डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हो वो बेसिकली किसके ऊपर वर्क करती है, डायरेक्ट करंट के ऊपर वर्क करती है। तो
वहां पर हमें जरूरत पड़ती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने की। तो जो एडेप्टर आप यूज करते हो ना, उसके अंदर बेसिकली ये रेक्टिफायर लगा होता है। वो एडेप्टर जो है उसके अंदर लगा हुआ रेक्टिफायर सबसे पहले उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डीसी डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखना कैसे होता है वो काम, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब है कुछ इस तरीके का वोल्टेज, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा वोल्टेज आ रहा है। अब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर आपको अप या डाउन करना है तो आप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली हमारी जो डिवाइसेस जैसे डायोड हो गया वो कम वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करती है, तो सबसे पहले हमें इसको डाउन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज किया है, और ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर है, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि इसके इस वाले प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में कम कर देता है। तो ये पहला काम हो गया हमारा, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा ऐसे कम हो गया, ठीक है ना, बट है अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, ठीक है ना, इस तरीके का काम हो गया। तो अब आप नोटिस करोगे कि जब आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव एंड ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव पी साइड से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव एन साइड से कनेक्टेड है। इसका मतलब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर हो गया, और फॉरवर्ड बायस के अंदर हो गया तो करंट को फ्लो करेगा। तो आपका जो पॉजिटिव साइकिल है वो तो एज इट इज यहां से फ्लो होके चला जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें पॉजिटिव साइकिल तो आउटपुट के अंदर मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल का मतलब हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो नेगेटिव को आपने पी साइड से और पॉजिटिव को एन साइड से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब आपका डायोड रिवर्स बायस के अंदर हो गया। मजबूरी है यार, डायोड वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा ना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अब लग रहा होगा कि देख लेना चाहिए डायोड वाला वीडियो, ठीक है ना, कैसे फॉरवर्ड कैसे रिवर्स बायस हो रहा है। बेसिकली पी साइड हायर वोल्टेज से मतलब पॉजिटिव से, एन साइड लोअर वोल्टेज से मतलब नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो फॉरवर्ड बायस कहलाता है डायोड, और अगर पी साइड लोअर वोल्टेज से और एन साइड हायर वोल्टेज से कनेक्टेड हो तो फिर वो रिवर्स बायस कहलाता है। फॉरवर्ड बायस में वो करंट को फ्लो करता है, अलाउ करता है, रिवर्स में करंट को वो ब्लॉक कर देता है। तो जब नेगेटिव साइकिल आया यहाँ पर तो इसने क्या कर दिया, करंट को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब यहां से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, यानी कि आपका नेगेटिव साइकिल आपने एक तरीके से खत्म कर दिया। तो जहां पर इनपुट आपने पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का डाला था, वहां पर आउटपुट में आपको केवल और केवल पॉजिटिव साइकिल्स मिलेंगे, यानी कि कम से कम आपने इसको एक डायरेक्शन के अंदर तो रिटेन कर दिया, आपने रेक्टिफाई करने का काम किया, बट आधी ही एनर्जी को आपने रेक्टिफाई किया है, आधी एनर्जी आपने फालतू के अंदर वेस्ट कर दी, इसलिए इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान रखना यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, ये दोनों क्या रहती है, बराबर रहती है। कैसे, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एक बार के लिए टाइम पीरियड ले लो, टाइम पीरियड जो होता है ना उसका रेसिप्रोकली फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अपन टाइम पीरियड देखते हैं, तो इसका टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट होने में, है ना। उसके बाद में सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, है ना। तो इसमें भी देखो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक और फिर जीरो, अब फिर वापस से रिपीटेशन हो रहा है, यहां से यहां तक फिर जीरो। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में यहां पर भी उतना ही टाइम लग रहा है जितना इनपुट साइड पर लग रहा था। इनपुट साइड का और आउटपुट साइड का टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से आउटपुट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी आधी हो जाती है आपकी, केवल और केवल वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर रिटेन रह जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ये आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और कंपटीशन के अंदर जो ध्यान रखने लायक बात है वो मैंने आपको अलग से बता दी। अब हम इससे खुश नहीं है, ऑब्वियसली खुश नहीं है यार, है ना। हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कोई डिवाइस ऐसी हो जो कि पॉजिटिव साइकिल को तो अलाउ कर दे, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट नेगेटिव साइकिल को भी क्या कर दे, पलट के अलाउ कर दे, मतलब नेगेटिव साइकिल की भी पोलैरिटी चेंज कर दे और फिर उसको अलाउ कर दे सर्किट के अंदर फ्लो होने के लिए, ताकि हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो रेक्टिफाई हो सके, ठीक है ना। असली सुधार तो यही होगा। तो अब हम इसके लिए दो डायोड्स यूज करेंगे, है ना। आइडिया हमारा ये है कि
कि एक डायोड जब फ्लो कर रहा होगा दूसरा रिवर्स बायस को संभाल लेगा, और जब पहला वाला रिवर्स बायस से टकराएगा तो दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस के कारण करंट फ्लो करने लगेगा। अल्टीमेटली आपकी करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी और आप ढंग से सर्किट बनाओगे तो करंट हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होगी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो ये हमारी इनपुट साइड है ना, ऐसा हमने वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया इनपुट साइड के ऊपर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। तो देखो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है। अब हमने जो ये ट्रांसफॉर्मर यूज किया है ना, उसकी सेकेंडरी कॉइल जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है। वैसे तो सेकेंडरी कॉइल के दो ही आउटपुट टर्मिनल होते हैं, हमने यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के जस्ट बीच में से एक और आउटपुट टर्मिनल निकाल लिया है ना। इसको हमने सेंटर पे टैप कर दिया। टैप करने का मतलब है जाके छूना, खो खो खेलते हो ना उसके अंदर टैप करते हो जाके, तो इसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। इसको बनाना थोड़ा महंगा होता है, इसकी इफिशियंसी थोड़ी कम होती है, बट इससे हमारा काम जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अब ये बीच वाला है, अभी बीच वाला अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो नेगेटिव होगा और इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो पॉजिटिव होगा। तो अब आप नोटिस करो कि यहां पर नेगेटिव इस वाले डायोड के पी साइड से और पॉजिटिव घूम फिर के इस वाले डायोड के एन साइड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये रिवर्स बायस में है। वहीं पर इधर पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो हमारा डायोड 1 हो गया फॉरवर्ड के अंदर, डायोड 2 हो गया रिवर्स के अंदर। तो हमारी करंट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल था, यहां से बहेगी, इधर जाएगी, D2 की तरफ तो जाने वाली है नहीं, इधर की तरफ जाएगी और X से Y की तरफ फ्लो होते हुए इस तरीके से सर्किट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे। तो हमारी करंट जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है, X से Y डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है। तो पॉजिटिव साइकिल की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि पॉजिटिव साइकिल एज इट इज हमारा X से Y डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो जाएगा। अब नेगेटिव साइकिल की कहानी देखते हैं। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसको देखोगे तो ये इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा और इसके रेस्पेक्ट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव साइड P से और पॉजिटिव साइड N से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस के अंदर चला जाएगा। इधर नेगेटिव साइड जो है वो N से और पॉजिटिव साइड एज इट इज P से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस के अंदर हो जाएगा। तो अब की बार ये रिवर्स में हो गया और ये फॉरवर्ड में हो गया। तो अब की बार ये करंट को ब्लॉक कर देगा और करंट जो है ये पॉजिटिव साइड थी ना, तो करंट पॉजिटिव साइड से बहेगी, इधर जाएगी, X की तरफ जाएगी, अगेन X से Y डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भले आपका साइकिल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, भले आपका D1 कंडक्ट करे या D2 कंडक्ट करे, जो बाहर हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट अचीव करने वाले हैं, उसमें करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उसमें हमेशा करंट X से Y डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है। यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल था, एज इट इज मिल जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव साइकिल था, ये भी कन्वर्ट होकर पॉजिटिव साइकिल में आ जाएगा। पॉजिटिव साइकिल में आने का मतलब है कि करंट हमारी सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, वोल्टेज हमारा अगेन X के ऊपर हायर पोटेंशियल और Y के ऊपर लोअर पोटेंशियल होगा, तो पोलैरिटी आपकी चेंज नहीं होगी। तो अब की बार आप नोटिस करो, हमने पूरी की पूरी वेव को ही क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया। इसलिए इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं अपन इसको, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, वो इस सर्किट को बना देता है खास, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो खास बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ना आउटपुट साइड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट साइड, ठीक है, वो डबल हो जाती है, ट्वाइस ऑफ इनपुट साइड की इक्वल हो जाती है। अब इसको समझो अच्छे से, ऐसा क्यों होता है। आप यहां पे देखो कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इतना है ना, फिर उसके बाद में साइकिल रिपीट हो रहा है, यहां पे साइकिल यहां के बाद में रिपीट होने लग गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, जस्ट आधा हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा जो हो गया वो इनपुट के कंपैरिजन में जस्ट कितना हो गया, आधा हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल की इक्वल होती है, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे अपन तो वो ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी,
तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फुल वेव रेक्टिफायर एक तो पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देता है ना, बेटर डिवाइस है, ये भी हमें पता पड़ गया। साथ ही साथ में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो आपकी आउटपुट साइड है उधर जो भी वेव फॉर्म आपको मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल होती है इनपुट साइड की कंपैरिजन में। सो दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, मान लो हमने यहाँ पर है ना अभी तक जस्ट रेक्टिफाई किया है हमारे सिग्नल को, मतलब उसकी पोलैरिटी को एक डायरेक्शन के अंदर रिस्ट्रेन कर दिया है ना, बट अभी तक भी हम कंप्लीटली डायरेक्ट करंट अचीव नहीं कर पाए। कंप्लीटली डायरेक्ट करंट में तो जो आपकी करंट की वैल्यू है, जो आपके वोल्टेज की वैल्यू है, वो भी कांस्टेंट रहती है। यहां पर आप देख रहे हो कि साइकिल पॉजिटिव है बट वेरिएशन तो अभी भी हो रहा है ना। तो अगर हमें पूरा का पूरा एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें फिर फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा। तो फिल्टर सर्किट जो है ना वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके के भी होते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल से फिल्टर सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पूरा फुल एसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में। तो यहां पर हमारी एसी इस तरीके का सिग्नल आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमने रेक्टिफायर यूज किया, तो रेक्टिफायर क्या कर देगा, सिग्नल को इस तरीके के सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ये वाला जो सर्किट है ना ये कहलाता है हमारा फिल्टर सर्किट, और जो हमने यहाँ पर फिल्टर सर्किट यूज किया वो सिंपल आरसी फिल्टर कहलाता है, यानी कि उसमें एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। अब इसको ध्यान से समझना, जो आपका कैपेसिटर होता है ना, मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया बट डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ होगा कि कैपेसिटर जो होता है उसकी जो रिएक्टेंस होती है वो होती है 1/ओमेगा c। इसका मतलब आप ओमेगा जितना बढ़ाओगे आपकी रिएक्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो 1/ओमेगा c होती है, यानी कि ओमेगा जितना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना कम रिएक्टेंस होगी आपके कैपेसिटर की। कुल मिला के कैपेसिटर जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट है उनको बड़ी आसानी से कंडक्ट करवा लेता है अपने थ्रू, और यही फंडा हमने यूज किया है यहाँ पर। तो ये जो हमें सिग्नल मिल रहा है ना, ये वाला जो सिग्नल मिल रहा है हमें यहाँ पर, इसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट भी हैं और इसके अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट भी है। लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट हम चाहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, अब उससे ज्यादा लोअर तो कहाँ जाओगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट साइड है वहां पर केवल और केवल लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट ही पहुंचे और हायर वाला किसी ना किसी तरीके से बाईपास हो जाए, और वही बाईपास हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हायर भी आ रहे हैं और लोअर भी आ रहे हैं। अब हायर वाले को तो ये वाला रास्ता अच्छा लगेगा और लोअर वाला एज इट इज कहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से, मतलब डीसी करंट जो होगी वो कहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ से पास हो जाएगी। सो दिस इज योर फिल्टर सर्किट, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा फिल्टर सर्किट है, बड़े अजीब अजीब से होते हैं। तो बेसिकली हमने पहले सिग्नल को क्या किया, ये हमारा इनपुट सिग्नल था, पहले हमने इसको रेक्टिफाई किया और फिर उसके बाद में हमने इसको ऑलमोस्ट कैसा बना दिया, ऑलमोस्ट हमने इसको बना दिया कांस्टेंट। हमने इसकी जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स थे वो कैपेसिटर के थ्रू बाईपास कर दिए, तो हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वहां पर हमें केवल उनके लोअर फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब बहुत कम फ्लक्चुएशन, बहुत कम वेरिएशन वाले कंपोनेंट मिले, मतलब हमारी जो करंट है वो लगभग कैसी हो गई, डीसी करंट हो गई, ठीक है। सो आपको है ना अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पर जो डिवाइस होगी वो कैसी होगी, तो यहाँ पर कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर मत लिख देना, फुल वेव रेक्टिफायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिवाइस होगी वो कौन सी होगी, तो फिल्टर सर्किट होगा, हमारा आलसी फिल्टर सर्किट होगा, ठीक है ना। ऐसा सवाल आपको दे दिया जाता है कि ये एक डब्बा है, इसका नाम है X, ये एक डब्बा है, इसका नाम है Y, और ये एक डब्बा है। इधर आपको इनपुट मिलता है ऐसा, इधर आउटपुट आता है ऐसा, और इधर आउटपुट आता है ऐसा। तो बताओ X और Y कौन कौन सी डिवाइसेस है, तो आप बता सकते हो X तो है रेक्टिफायर, वो नेगेटिव साइकिल्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, और Y जो है वो है हमारा फिल्टर सर्किट, वो बेसिकली फ्लक्चुएशंस को फ्लैट बनाने का काम कर रहा है। सो ये पहली एप्लीकेशन थी हमारे डायोड की एज रेक्टिफायर, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डायोड के बारे में, एंड दैट इज जीनर डायोड, ठीक है। ये बहुत खास डायोड है, पहले तो इसको बनाने का तरीका ही खास है। हम नॉर्मल डायोड के अंदर जितनी डोपिंग करते हैं ना,
इस डायोड को बनाने के लिए उससे कहीं गुना ज्यादा डोपिंग करी जाती है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय ए हेवीली डोप्ड पी एंड एन टाइप मटेरियल। सबसे पहला काम, पर्पस क्या है हैवी डोपिंग करने का? भाई हम जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे जंक्शन को बनाते टाइम पे उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इनफैक्ट जितने ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे डिप्लेशन लेयर की विड्थ उतनी कम होगी। विड्थ कम है बट बैरियर पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है, बैरियर पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही हमको अचीव करना है। हमको दो चीजें अचीव करनी है, एक तो हमारा डिप्लेशन रीजन जो है वो बहुत ही पतला हो, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर से भी कम, और एक हमारी बैरियर फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब आप बोलोगे सर क्यों आप बैरियर फील्ड को स्ट्रांग बनाना चाहते हो? बैरियर फील्ड जो है वो तो मेजॉरिटी कैरियर्स को वैसे भी ब्लॉक करती है, तो हमें मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो भी नहीं करवाना। हम जीनर डायोड को ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस के अंदर। इनफैक्ट हम जीनर डायोड को रिवर्स बायस के अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, खतरों का खिलाड़ी है हमारा जीनर डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं अपन उसको, ठीक है। अब देखना यहां पर पूरी की पूरी करामात क्या होगी। हमने नॉर्मल ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ा था, लास्ट वीडियो जिसने देखा हो उसको मैंने नाम दिया था एवेलांश ब्रेकडाउन। जैसे वो बर्फ के पहाड़ वाली एनालॉजी बताई थी, उसको एवेलांश ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक बार आप ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंच गए, उसको हल्का सा भी क्रॉस कर दिया तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा और आपका डायोड जल जाएगा। यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर या उससे ज्यादा पर कोई भी डायोड, नॉर्मल डायोड जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। बट हमने जीनर डायोड को स्पेशल तरीके से बनाया है। हमने जीनर डायोड को बहुत ज्यादा डोपिंग करके बनाया है और उसकी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पे एवेलांश की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। वहां पे आप एक दूसरा मेथड यूज करोगे जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल फील्ड इमिशन या फील्ड आयोनाइजेशन बोला जाता है उसको। आपकी फील्ड इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग है कि जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जाओगे फील्ड इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि वो ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने का काम कर देगी, फ्री करने का काम कर देगी। वो कोलाइड करके फ्री करवाने का वाला काम नहीं होगा जैसे एवेलांश ब्रेकडाउन के अंदर होता था। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जीनर डायोड को अपन सेफली ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हैं। सो दिस स्ट्रांग फील्ड, जो कि इसका मेन फंडा है, इज इनफ टू पुल आउट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। रैपिडली हमारी करंट इंक्रीज होगी एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल फील्ड इमिशन या फील्ड आयोनाइजेशन, दोनों नाम ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो इसके अंदर करंट जो है वो बहुत लार्ज रेंज के अंदर चेंज हो रही है। हमने ऑलरेडी रिवर्स बायस का ग्राफ देखा हुआ है, ऐसा ग्राफ होता है रिवर्स बायस का। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर हमारी करंट देखो बहुत लार्ज रेंज तक चेंज हो रही है, जबकि हमारा वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट कैसा है, कांस्टेंट। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, इसको अपन जीनर वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, है ना, जीनर डायोड के लिए स्पेसिफाई कर दिया। तो अब हम जीनर डायोड बना क्यों रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है भाई, एक सेम वोल्टेज के ऊपर करंट बहुत ज्यादा रेंज तक चेंज हो रही है, सो व्हाट, क्या मिला हमें इससे? हमें इससे मिला वोल्टेज रेगुलेटर। हमें एक ऐसी डिवाइस मिल गई जिसके अंदर से आप जितना मर्जी चाहे उतना करंट फ्लो करवा लो, उसका वोल्टेज कतई चेंज नहीं होने वाला। सो जीनर डायोड की जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि इसको वोल्टेज रेगुलेटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो हमेशा सेम रहेगा। इसमें 5 एम्पियर की करंट आ रही है तो भी इसका वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगा, 10 एम्पियर की करंट आ रही है तो भी इसका वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगा, 100 एम्पियर की करंट आ रही है तो भी इसका वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगा, 1000 एम्पियर की करंट आ रही है तो भी इसका वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगा। इसका वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला, सेम वोल्टेज के ऊपर कितनी भी करंट आप फ्लो करवा सकते हो। सो दिस इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो देखो जीनर डायोड का सिंबल भी थोड़ा सा खास होता है। हम नॉर्मल डायोड में सिंपल बार यूज करते हैं, जबकि जीनर डायोड में हम ऐसा Z जैसा सिंबल यूज करते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि हम किस डायोड की बात कर रहे हैं, जीनर डायोड की बात कर रहे हैं। इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक से तो हमें कोई वैसे भी लेना देना नहीं है। इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो ये वाली जो करंट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करवाने वाले हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आपका जो ग्राफ वो नियरली फ्लैट होता है, करंट बहुत ज्यादा रेंज तक चेंज होती है। और ये वो सर्किट है जहां पर इसको जीनर डायोड को एक वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो आपको बेसिकली जो ये लोड रेजिस्टेंस है जहां पर आप आउटपुट ले रहे हो, यहां पर आपको बेसिकली सेम वोल्टेज चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए आपको। अब
यहां से जो करंट आ रही है ना वो फ्लक्चुएट हो रही है, वो कभी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है। यहाँ पर जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, वो कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो अब क्या होगा कि मान लो कभी करंट एक्स्ट्रा आ जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा करंट यहां से फ्लो हो जाएगी, इधर करंट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि इधर वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट आ रही है जीना डायोड उसको आराम से अपने थ्रू फ्लो करवा लेगा, जीना डायोड को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और कभी इसका उल्टा काम पड़ जाए तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जीना डायोड है, वो उल्टा काम भी कर सकता है। आपकी करंट जो थी वो सपोज करो 500 एम्पियर रहनी चाहिए, अब वो 500 की जगह किसी दिन 1000 आ गई, तो जो एक्स्ट्रा आ गई वो जीना डायोड फ्लो करवा लेगा। और कभी उल्टा हुआ तो 500 की जगह 100 ही आई, तो क्या करेगा, तो फिर वो 400 एम्पियर की करंट जो है वो सेल्फ खुद से भी क्या करवा सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है। तो इट विल मेक श्योर दैट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा जीनर वोल्टेज के इक्वल रहे, हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज रहे, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये आपसे बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल्स जो करेंगे उसके अंदर तो हमें केवल और केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम होता है, किसके इक्वल होता है, हमेशा जीनर वोल्टेज के इक्वल होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जो दूसरा डायोड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पर अपन डायोड और लाइट के बीच का इंटरेक्शन स्टडी करने वाले हैं। तो आगे जितनी भी डिवाइसेस हम पढ़ने वाले ना उनको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोला जाता है। ऑप्टो मतलब लाइट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले जो डिवाइस पढ़ने वाले हैं वो है फोटो डायोड। फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट के साथ छेड़छाड़ करने वाला डायोड है बेसिकली, ठीक है ना। इसका सिंबल आप देखो, नॉर्मल डायोड का सिंबल बनाया और उसके ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट होते हुए बताया, मतलब इसके ऊपर लाइट बेसिकली इंसिडेंट होती है। अभी उसका करता क्या है वो हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इट ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस। जो फोटो डायोड होता है उसको आप हमेशा रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट करते हो। कारण, व्हेन रेडिएशंस फॉल ऑन इट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब देम। जब लाइट इसके ऊपर गिरती है, लाइट की रेडिएशंस इसके ऊपर गिरती है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फ्री हो जाते हैं, यानी कि आपको नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं। इसका मतलब नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिलने से आपके करंट के अंदर चेंज आता है। अच्छा, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस के अंदर यूज करोगे ना, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर ऑलरेडी आपका करंट बहुत ज्यादा होता है, ऑलरेडी आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर संख्या के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आप लाइट डाल के 100-200 एक्स्ट्रा पैदा भी कर दोगे ना तो भी कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर आप अगर किसी फोटो डायोड को यूज करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो फर्क पड़ रहा है इट इज इनसिग्निफिकेंट। बट अगर आप रिवर्स बायस के अंदर यूज करोगे, रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, आप जो भी छोटी मोटी करंट फ्लो हो रही है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रही है। और अगर आपने 100, 200, 150, 1000, 1500 माइनॉरिटी कैरियर्स और पैदा कर दिए तो फिर सोचो आपका जो ये इफेक्ट होगा करंट के ऊपर वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, और उसको फिर आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस, ठीक है। सो इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट सिग्निफिकेंटली, ठीक है, इसलिए इसको रिवर्स बायस के अंदर यूज किया जाता है। अगर अपन इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते तो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो प्रोड्यूस होते, बट उनका जो इफेक्ट होता वो उतना कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ऑब्वियसली इसको फोटो डिटेक्टर के तौर पर यूज किया जा सकता है, लाइट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। फोटो सेंसर्स जो भी आपने देखे होंगे, आप लाइट डालते हो, ठीक है, अचानक से पानी गिरने लगता है ना, ऐसी खूब सारी देखी होगी ना आपने चीजें, तो ये बेसिकली हमारे फोटो डायोड की बेसिस पर बनाई जा सकती है। एक फोटो डायोड का ही मिलता जुलता भाई है जिसको अपन बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे फोटो डायोड के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो भी तो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा लाइट डालोगे आप, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे आप, उतना ज्यादा करंट आपका फ्लो होने लगेगा। कहने का मतलब उतना रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, LDR। कभी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर बनाए हो स्कूल के अंदर तो बहुत भर भर के आपने LDR बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, ठीक है ना।
तो ये हमारा बेसिकली पीएन जंक्शन ही होता है, मतलब डायोड ही है। लाइट जब आती है नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, इसको रिवर्स बायस के अंदर यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर ही जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसके आप सपोज करो करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ आएगा। और अगर आप इसके रेजिस्टेंस का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आएगा तो स्ट्रेट लाइन, बट नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एलडीआर की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज योर सेकंड स्पेशल पर्पस डायोड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोलर सेल। इट इज नॉट बेसिकली अ डायोड, इट इज जस्ट अ पीएन जंक्शन, खास तरीके से बनाया गया पीएन जंक्शन। तो इसमें खास क्या है, एक तो इसमें जो जंक्शन एरिया है ना उसको सिग्निफिकेंटली लार्जर रखा जाता है ताकि लाइट को जंक्शन एरिया के आसपास इंसिडेंट होने की काफी जगह मिल जाए। फोटोडायोड जैसा ही है, बट फोटोडायोड के कंपैरिजन में इसका जो जंक्शन एरिया होता है वो काफी लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि फोटोडायोड के अंदर तो हम जस्ट करंट को चेंज करना चाहते थे, उसमें तो हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया था। यहाँ पर हम कोई बायस अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे तो हम लाइट गिरवाना चाहते हैं जंक्शन पर, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो वापस से रिकम्बाइन ना हो, मतलब उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं। और सेपरेट करके क्या मिलेगा वो आप अभी सीख जाओगे, हमें ईएमएफ मिलेगा। जैसे बैटरी होती है ना वैसे हम बैटरी बना सकते हैं। सोलर सेल बेसिकली सूर्य से चलने वाली बैटरी है, ठीक है ना। तो इट इज नथिंग बट अ सिंपल पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन इट, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले तो ये आपका पी टाइप लेयर हो गया, ये आपका एन टाइप लेयर हो गया, और ये आपका पीएन जंक्शन हो गया। इसके नीचे आपने बैक कांटेक्ट, मतलब ठीक है जो सरफेस आपने बना रखी है, और ऊपर आपने मेटालिक कॉन्टेक्ट्स। अब देखो मेटालिक कॉन्टेक्ट्स हमने बड़े बड़े चतुराई पूर्वक बनाए हैं, हमने बहुत पतली 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 स्ट्रिप्स बनाई है। क्यों? हम ढकना नहीं चाहते हमारे इस एरिया को जिसके ऊपर लाइट गिरना चाह रही है ना, हम उसको ढकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया के ऊपर लाइट गिरे, तो हमने इसमें बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स यूज करी है मेटालिक कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हम चाहते हैं कि लाइट जो है वो गिरे तो जंक्शन एरिया पर गिरे। अब आप बोलोगे सर जंक्शन एरिया तो थोड़ा नीचे है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम रखते हैं हमारे पी टाइप के कंपैरिजन में। इसकी जो विड्थ है ना, एन टाइप वाली जो लेयर है, इसकी विड्थ बहुत कम होती है, लगभग 3 माइक्रोमीटर होती है, बजाय इसकी होती है लगभग 300 माइक्रोमीटर, तो लगभग 100 गुना कम होगी एक तरीके से ना, इतनी पतली होती है। तो आप कह सकते हो कि जो भी लाइट गिर रही है मैक्सिमम एरिया पर गिर रही है, जंक्शन एरिया के आसपास गिर रही है, ताकि हमारे जो भी नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हो जंक्शन एरिया के आसपास प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो अब होगा क्या हमारा, सबसे पहले होगा, पहला स्टेप होता है जिसको अपन बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। लाइट आती है जंक्शन एरिया के ऊपर और वहां पर उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, फ्री हो जाता है, यानी कि नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको मिलता है। फिर सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपकी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो जंक्शन के अक्रॉस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कोई बायस आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपका बैरियर पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वजह से तुरंत ये जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन साइड के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और होल्स जो हैं वो पी साइड के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब एन साइड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे। इसका मतलब एन साइड जो है वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वैसे यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बन गया, और पी साइड पर खूब सारे होल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, यानी कि खूब सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, यानी कि वो बन जाता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो अब हमारे दोनों इलेक्ट्रोड बन गए, दोनों तरफ हमारे चार्जेस इकट्ठे हो चुके हैं, यानी कि हमने एक बैटरी तैयार कर ली। दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से अलग होगा, और उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा फोटो वोल्टेज कहलाएगा, है ना, फोटो वोल्टिक ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है ना। इसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 2 एक्सट्रीम कंडीशन है, एक तो है ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट का मतलब है आपने जो सोलर सेल बनाया है उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स तैयार हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर चार्जेस जो हैं वो इकट्ठे हैं, बट उसको आपने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं करा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। अभी आपने कोई एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं करा, इट इज जस्ट ओपन, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो फुल है बट इससे कोई भी करंट पास नहीं हो रही। तो देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पे करंट तो जीरो है ना, बट वोल्टेज जो है वो क्या है आपका मैक्सिमम है, इसको बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर धीरे 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 सिचुएशन चेंज होगी और एक लोड रेजिस्टेंस ऐसा होगा जहां पर आपका जो आउटपुट करंट है जिस सर्किट से आपने इसको कनेक्ट किया वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और वो कब होगा, जब आपका लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब आप क्या करो, दो इलेक्ट्रोड्स आपने बनाए थे ना, दोनों को एक कॉपर वायर से यूं का यूं कनेक्ट कर दो, कोई रेजिस्टेंस ही आपने कनेक्ट नहीं किया, तो करंट आपकी मैक्सिमम फ्लो होगी क्योंकि लोड रेजिस्टेंस जीरो है। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है और वोल्टेज जो होता है, दोनों टर्मिनल्स को आपने भिड़ा दिया एक दूसरे से, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया बट आपकी करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और उसके बीच में नियरली सर्कुलर होता है ग्राफ, नियरली सर्कुलर होता है ग्राफ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है एज इट इज, आपको ध्यान रखनी है। और अब हमारा लास्ट स्पेशल पर्पस डायोड, लास्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज कॉल्ड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। अभी तक हमने जो तीनों देखे, तीन में से दो ही थे जिन पे हमने बायस अप्लाई किया था, सोलर सेल पर तो कोई बायस अप्लाई नहीं करी गई थी, वो दोनों रिवर्स बायस के अंदर यूज करे जा रहे थे, रिवर्स बायस पर ऑपरेट हो रहे थे। एलईडी जो है वो पहली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड बायस के ऊपर ऑपरेट होती है। आइडिया बड़ा सिंपल है, सो इट ऑपरेट्स अंडर फॉरवर्ड बायस, बड़ा सिंपल सा आइडिया। भाई फॉरवर्ड बायस में जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड के अंदर, होल्स पी साइड से एन साइड के अंदर जाएंगे, तो जंक्शन पर वो एक दूसरे से रिकम्बाइन होंगे। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का होल से रिकम्बाइन होना, अगर आप इसको बैंड गैप के नजरिए से देखोगे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का वापस से वैलेंस बैंड के अंदर जंप लगाना है ना, देखने का नजरिया चेंज करना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक इनटू वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर जंप कर रहा है, तो जो हमारा एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी का या उससे थोड़ी सी कम एनर्जी का फोटोन हमें रिलीज होता हुआ नजर आएगा। सो अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द बैंड गैप इज इमिटेड। अब समस्या यहां पर ये नहीं है कि फोटोन रिलीज हो गया, समस्या यहां पर ये है कि हम एलईडी बनाना चाहते हैं, विजिबल लाइट जो एमिट करें। फोटोन तो आपका इंफ्रारेड भी हो सकता है, विजिबल लाइट भी हो सकता है, यूवी भी हो सकता है, बट हम विजिबल लाइट वाला चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खास बैंड गैप वाले मटेरियल यूज करने पड़ेंगे एलईडीज बनाने के लिए, है ना। सो दिस फोटोन्स विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इफ द बैंड गैप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 बोल लो, 1.7 बोल लो, 1.7 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जाने पर तो इंसुलेटर बन जाता है, ये मत भूल जाना, पता चले कुछ भी रख रहे हो, ठीक है ना। ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उससे ज्यादा अगर बैंड गैप होता है आपका तो फिर इंसुलेटर बन जाता है मटेरियल। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है किसी मटेरियल से बनाए गए सेमीकंडक्टर का बैंड गैप, तो उसको आप एलईडी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, और वो आपको मिलता है इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर आपको एनर्जी गैप जो है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिलता है, और यही अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर की जो एलईडीज हैं वो बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। आपके रिमोट कंट्रोल के अंदर भी आपने देखा होगा एलईडी लगी हुई होती है, हालांकि उससे लाइट भी निकलती है, लेकिन उसका बेसिक काम जो होता है ना वो इंफ्रारेड लाइट को इमिट करना होता है, इंफ्रारेड को इमिट करना होता है, ठीक है ना। तो उसका जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा कम होता है, 1.8 से 1.4 होता है, यानी कि उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाली होगी। विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड निकलती है, इंफ्रारेड एलईडीज बोलते हैं, और इनको बेसिकली रिमोट कंट्रोल्स के अंदर यूज किया जाता है, ऐसे जनरल फैक्ट के तौर पे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और हमारी जो एमिटेड लाइट है, क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकलेंगे तो हमारी लाइट जो है वो नियरली मोनोक्रोमेटिक होगी, तो ये फायदा है ना। और एलईडीज जो है
उनका जो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि उनका जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह एलईडीज यूज होने लगी है। एक तो ये बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छी लाइट पैदा करती है, ठीक है ना, और प्लस बिजली भी बहुत कम खाती है, खराब भी नहीं होती, ऑपरेशनल वोल्टेज भी कम होता है, बहुत रॉबस्ट होती है, ठीक है ना। ये सब इसके फायदे हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे जो सेगमेंट आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। वैसे तो हम तैयार हैं, कुछ भी पूछ लो, बट किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई आपको विश्वास नहीं होता होगा ना कि यार ये आदमी कैसे इतने कम टाइम में इतना पढ़ा लेता है। देखना क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है विच सेमीकंडक्टर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक हमें शो करी गई। तो देखो वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये है, तो इसमें आप देख रहे हो कि फॉरवर्ड बायस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना, फॉरवर्ड बायस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बट रिवर्स बायस को दिखाया ही नहीं गया है। रिवर्स बायस को दिखाया ही नहीं गया है, इसका मतलब हम रिवर्स बायस के अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जाने ही नहीं दे रहे डायोड को। और ये हम किसके साथ करते थे, नॉर्मल डायोड या सिंपल डायोड के केस में करते थे। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल डायोड, जो नॉर्मल डायोड होता है ना, जिसको हम फॉरवर्ड बायस के अंदर यूज करते हैं, कभी भी रिवर्स बायस के अंदर यूज ही नहीं करते, करते भी है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज या उससे ज्यादा जाने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस पर खराब हो जाता है। इसमें आप देखो, इसमें बता रखा है कि हमारा जो रिवर्स बायस है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब हम किस तरीके के डायोड की बात कर रहे हैं, जीनर डायोड की बात कर रहे हैं, है ना। डिफरेंस बता रहा हूं मैं। वैसे तो ये भी आपकी डायोड कैरेक्टरिस्टिक ही है। एग्जाम में अगर डायोड कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए ना तो दोनों बना के आना, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। बट यहाँ पर क्योंकि बात डिवाइसेस के डिफरेंस की हो रही है तो हमने इस बात को पेन पॉइंट बना लिया। अच्छा, ये तो आप पहचान ही गए होंगे, ये तो आप पहचान ही गए होंगे, इट इज सोलर सेल, ठीक है ना। वही शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज। और ये भी आप पहचान गए होंगे, मैंने बना के बताया था आपको, इट इज LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, है ना। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, करंट इंक्रीज होती चली जाती है, यही हमने पढ़ा। तो अब हमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक पता होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, एलईडीज टू एमिट लाइट इन विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इट शुड हैव एनर्जी बैंड गैप इन द रेंज ऑफ। तो हमें पता है कि 1.7 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब तो हमें डायरेक्ट पता है कि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। अच्छा, हमने निकाला कैसे कि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए? हमने निकाला कैसे? सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कौन सी होती है? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नहीं पता तो एक बार देख लेना, ठीक है ना। उसकी वेवलेंथ आपको पता होगी, 400 to 700 नैनोमीटर तक होती है। तो हमारे रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना वो लगभग 700 नैनोमीटर होती है ना। वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आप फोटोन की एनर्जी निकालना, फॉर्मूला आपके पास में hc/λ। तो नियरली जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1.7 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगी। तो वैसे निकालना है हमने, ठीक है ना, ऐसे कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। A Zener diode is connected to a battery and a load as shown in figure। तो ये हमने Zener diode और ये यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। मैंने आपको बताया था एक फंडा आपको ध्यान में रखना है कि Zener diode के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यही वोल्टेज तो आपने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई किया है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज है 10 और जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 2 किलो। किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा 5 × 10⁻³ यानी कि 5 मिली एम्पियर। तो हमारा एक काम तो निपट गया, हमने IL की वैल्यू तो निकाल ली। अच्छा, यहां पर 60 वोल्ट है, उसमें से 10 वोल्ट चला गया इसके अक्रॉस, तो जो बच गया 50 वोल्ट वो कहां पर चला जाएगा, इसके अक्रॉस चला जाएगा। तो अब हम इसके अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट भी निकाल सकते हैं, मतलब I भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टेज तो है 50 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस है 4 किलो। किलो का मतलब हो जाएगा 10⁻3। तो ये हो जाएगा आपका 50 / 4 करोगी तो लगभग आ जाएगा 1, फिर बचेंगे 10,
2, फिर बचेंगे 12.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 12.5 मिली एम्पियर, ये आपका, ठीक है, कौन सा वाला करंट हो गया, आई, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब बचा आई जेड, तो जो आई है ये 12.5 मिली एम्पियर है और उसमें से यहां पर कितना चला गया, 5 मिली एम्पियर चला गया, तो जो बच गया 12.5 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 7.5 मिली एम्पियर बचा। वो आपका कहां से फ्लो हो जाना चाहिए, डायोड से। भाई जीना डायोड तो अपने अनंत महासागर है ना, उसमें तो कुछ भी डाल दो सब सोख लेते हैं वो, तो उसमें 7.5 एम्पियर जो बची है करंट वो जीना डायोड से फ्लो होने लगी। तो हमारे I की वैल्यू है 12.5, IZ की वैल्यू है 7.5 और IL की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है ना। कब पूछा गया था ये जेई में पूछा गया था अप्रैल 11, 2014 को, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो कि आपसे नीट के अंदर पूछा गया था 2011 के अंदर, देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अ जीना डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट, तो ये वोल्टेज आपका यहां पर यूं कहीं हो जाएगा 15 वोल्ट, है ना। और यहां पर आप 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो 20 में से 15 चले गए तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहां से फ्लो होने वाली करंट, इसको अपन नाम दे देते हैं I1, और यहां से फ्लो होने वाली करंट इसको अपन नाम दे देते हैं I2, वो निकाल सकते हो। तो आपका I1 तो हो जाएगा, वोल्टेज है 15 और रेजिस्टेंस है 1, तो ये हो जाएगा 15 एम्पियर। और I2 की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा, वोल्टेज है 5 और रेजिस्टेंस है 250, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये 1 किलो ओम होना चाहिए, है ना, 1 किलो ओम होना चाहिए। किलो का मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर, है ना। वो थोड़ा मिस्टेक थी इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ से मैंने उठाया, 15 मिली एम्पियर। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसको 2 जीरो से मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 जीरो से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 20 × 10⁻³ यानी कि 20 मिली एम्पियर। तो ये है 20 मिली एम्पियर, ये है 15 मिली एम्पियर, तो जो बाकी बच गया 5 मिली एम्पियर वो कहाँ से पास हो जाना चाहिए, आपके जीना डायोड से पास हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। आसान है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट हमारे लिए तो आसान है क्योंकि हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसको देखो, अ पीएन फोटोडायोड इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद अ बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल इज नियरली। तो यहां तो फोटोन वाला फंडा लगेगा कि हमारी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी h टाइम्स न्यू। तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई है, दैट इज E डिवाइडेड बाय h, है ना। तो एनर्जी जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, और h होता है 6.62 × 10⁻34, ठीक है। तो देखो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग 3.2 आएगा, और नीचे है 6.4 मान लो उसको, तो 3.2 से 6.4 1/2 रह जाएगा एक तरीके से, है ना, 1/2 रह जाएगा। तो 1/2 का मतलब है 0.5 रह जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना रह जाएगा, 0.5 रह जाएगा। और बात करें पावर की तो 34 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 34 में से 19 गए, अगर 20 चले गए तो 14 बचते, 19 में 15 बच जाएंगे, ठीक है ना। 34 - 10 करोगे 24 और -9 करोगे तो हाँ, तो 10⁻15 बचेंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी है, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर देना, ठीक है ना। वैसे हमारा काम इससे चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ पीएन जंक्शन फोटो सेल, द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो सोलर सेल में हमने देखा था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप डालोगे उतने ज्यादा नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होंगे, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतने ज्यादा आपका
पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि फोटो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इंटेंसिटी का पूरा खेल है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सीधा सीधा किसको इंक्रीज कर देगी, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है ना। बाकी सब चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। देखो फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, हर फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन जिसको तुम बॉन्ड से तोड़ के फ्री कर रहे हो वो थोड़ी ज्यादा एनर्जी के साथ फ्री हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स उससे इंक्रीज नहीं होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, पीएन जंक्शन तो वोल्टेज तो अपन वैसे अप्लाई करते नहीं है सोलर सेल के अंदर, बट अगर कर भी दें तो उससे भी आपका बैरियर पोटेंशियल जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाती है। और बैरियर स्ट्रांग फील्ड, अगर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो भी जाए तो बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी के साथ फ्री करवा सकती है। फ्री तो उतने ही होंगे, ठीक है ना। द बैरियर वोल्टेज एट दी पीएन जंक्शन सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इनका वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, तो इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है डायरेक्टली, ध्यान रखना, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग 50 हर्ट्ज, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी। फुल वेव रेक्टिफायर को आप 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करवा रहे हो। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आपकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के केस में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज जस्ट डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। बस हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, तो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जानी चाहिए, 100 हर्ट्ज हो जाए। इनपुट साइकिल के अंदर जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है उतने ही टाइम में हम देखते हैं आउटपुट के अंदर 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइकिल भी क्या हो चुका है, पॉजिटिव। हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, यहाँ पर हमारा 100 हर्ट्ज आंसर आ जाना चाहिए। तो यार आज के लिए इतना ही काफी है। बड़ा लाइट सा था आज का जो लेक्चर है वो, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था। सोचो अगर इस सेक्शन में से क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको बिल्कुल बोनस मार्क्स दिला सकता है। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल चीजें थी तो हमारे लिए तो मजेदार रहा। मजे आना इंपॉर्टेंट है, नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे तुम्हारे, नंबर की गारंटी है, ठीक है ना। आप दिल से मिरेकल सीरीज को फॉलो करो, मार्क्स की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं घट पाएगा आपके मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मैं मिलता हूँ आपसे मिरेकल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए